नमस्कार। उत्तर प्रदेश में ये जो शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, ये अक्सर गरमाया रहता है ना? हाँ बिल्कुल, खासकर उनके मानदेय को लेकर। हाँ, मानदेय मतलब उनका जो ऑनरेरियम है। हाँ। आज हम इसी पेचीदा मसले पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास ना कुछ सरकारी दस्तावेज हैं, इसमें एक हालिया समिति की रिपोर्ट भी है। वो हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद बनी थी। जी, मैंने भी सुना था इसके बारे में। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मानदेय का सफर कैसा रहा, शुरू कहाँ से हुआ, आज क्या स्थिति है और इस पर सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, ये फैसला लेने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ अटकी हुई है। सही बात है, ये जानना बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहें तो ये शिक्षा मित्र ये वो लोग हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक तरह से सहायक के तौर पर काम करते आए हैं। हाँ, खासकर जहाँ शिक्षकों की कमी थी, कई सालों से चल रही है ये व्यवस्था। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं आज की स्थिति से। अभी कितना मिल रहा है शिक्षा मित्रों को? अभी तो 10,000 रुपए महीना मिलता है। 10,000 रुपए महीना। लेकिन यह हमेशा से इतना नहीं था जैसा आप कह रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनने में शायद अजीब लगे, पर जब ये योजना शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक ये रकम करीब करीब 7 गुना बढ़ चुकी है। हाँ, लगभग 7 गुना। ये सफर काफी दिलचस्प रहा है अगर हम इन दस्तावेजों को देखें। तो शुरू में कितना था? इन कागजों में क्या लिखा है? शुरुआत में आप यकीन नहीं करेंगी, सिर्फ 1450 रुपए महीना मिलता था। सिर्फ 1450 रुपए? आज के 10,000 के सामने तो ये कुछ भी नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत ही कम रकम थी। तो फिर इसमें पहला बड़ा बदलाव कब आया? मतलब 1450 से कुछ बढ़ोतरी हुई होगी? हाँ, पहली अहम बढ़ोतरी हुई फरवरी 2008 में। 9 फरवरी 2008 को एक सरकारी आदेश आया था। अच्छा, सरकारी ऑर्डर? हाँ, उस आदेश से मानदेय को 1450 रुपए से बढ़ाकर सीधे 3500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। ओके, तो 1450 से 3500, ये भी मतलब 2 गुने से ज्यादा हो गया उस वक्त के हिसाब से। जी हाँ, उस समय के हिसाब से ये एक ठीक ठाक बढ़ोतरी मानी गई थी। तो 1450 फिर 3500 और फिर ये 10,000 तक कैसे पहुंच गया? यहाँ जरूर कोई बड़ा मोड़ आया होगा। हाँ, असली जो बड़ा जंप था वो आया 2017 में। हुआ ये कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक? जी, 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम आदेश दिया। उस समय भी मानदेय 3500 रुपए ही चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये हुआ? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद राज्य सरकार ने मानदेय में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया। कितनी बड़ी? सीधे 3500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। अरे वाह, 3500 से सीधा 10,000, ये तो लगभग 3 गुना हो गया। हाँ, बहुत बड़ा उछाल था ये। और इस फैसले को लागू करने के लिए 20 सितंबर 2017 को फिर एक सरकारी आदेश जारी किया गया। और एक और मजेदार बात जो इन दस्तावेजों से पता चलती है, हाँ, क्या? कि जब से ये शिक्षा मित्र योजना शुरू हुई है तब से लेकर आज तक मानदेय में कुल मिलाके 6 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। 6 बार? अच्छा, तो 1450 से शुरू होकर 10,000 तक का ये सफर रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी भूमिका रही। बिल्कुल। ये तो हुई इतिहास की बात। हाँ। अब जरा आते हैं मौजूदा स्थिति पर और इसके वित्तीय पहलू पर। ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम है। आज उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं और सरकार पर ये जो 10,000 रुपए महीने का मानदेय है, इसका कुल बोझ कितना पड़ता है? यहीं से मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। ये जो दस्तावेज है हमारे पास, इनके मुताबिक इस समय प्रदेश में कुल 1,43,450 शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। 1,43,450, काफी बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। अब आप खुद ही हिसाब लगाइए, अगर हर एक को 10,000 रुपए महीना दिया जाता है तो साल भर का खर्चा? हाँ, साल भर का खर्चा कितना बैठेगा? ये तो बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। 1,43,000 लोग। बिल्कुल, अगर हम गणना करें तो राज्य सरकार पर इसका कुल सालाना खर्चा लगभग 1577.950 करोड़ आता है। कितना? 1577 करोड़। जी हाँ, 1577 करोड़ 950 लाख रुपए, करोड़ से भी ज्यादा हर साल। बाप रे, ये तो राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी है ही। जरा सोचिए, 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ मानदेय पर जा रहे हैं हर साल। 1577 करोड़, ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब ये मुद्दा सिर्फ शिक्षा मित्रों की आय का नहीं है, ये राज्य के बजट पर भी कितना गहरा असर डालता है। बिल्कुल, और बात यही खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? इन दस्तावेजों में ना एक और दिलचस्प हिसाब लगाया गया है। कैसा हिसाब? उन्होंने ये भी आकलन किया है कि अगर मानदेय में सिर्फ 1,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की जाए, मतलब
10,000 से 11,000 है? हाँ, बस इतना। जी। तो भी सरकार पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ 1,000 रुपए बढ़ाने का भी हिसाब है, कितना फर्क पड़ेगा उससे? हाँ, उसका भी हिसाब है। अगर मानदेय में सिर्फ 1,000 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि होती है तो भी राज्य सरकार पर लगभग 157.795 करोड़ का अतिरिक्त सालाना बोझ आ जाएगा। 157 करोड़, लगभग 158 करोड़ रुपए। जी। और सिर्फ 1,000 रुपए बढ़ाने पे? जी हाँ, करीब 158 करोड़ रुपए और खर्च करने पड़ेंगे हर साल। हे भगवान, ये आंकड़े तो एकदम साफ कर देते हैं कि सरकार के लिए मानदेय बढ़ाने का कोई भी फैसला लेना कितना मुश्किल होगा, भले ही बढ़ोतरी छोटी है क्यों ना लगे। बिल्कुल, ये वित्तीय पहलू वाकई बहुत गंभीर है। ये हमें समझने में मदद करते हैं कि जब भी ये मांग उठती है तो सरकार को किन वित्तीय मजबूरियों का सामना करना पड़ता होगा। सही बात है, इतने सारे लोग हैं तो छोटे से बदलाव का भी खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गई खर्चे की बात। क्या हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों के लिए कोई और घोषणा भी हुई है? इन दस्तावेजों में कुछ जिक्र है? हाँ, एक हालिया घोषणा का जिक्र मिलता है इन कागजात में। क्या घोषणा? इसमें लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर 2025 को, हाँ, यानी शिक्षक दिवस पर, हाँ, टीचर्स डे पर, हाँ, उस दिन एक अहम घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। कैशलेस मेडिकल सुविधा? जी हाँ, और इसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। अच्छा, ये तो मानदेय से अलग उनके लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, पैसे पे सीधा असर नहीं, लेकिन मुश्किल वक्त में एक बड़ा सहारा। सही कहा, एक बड़ा सहारा बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। ये मानदेय बढ़ाने का मुद्दा अभी फिर से क्यों गरमाया हुआ है? ये कमेटी वगैरह क्यों बनी? 12 जनवरी 2024 को एक आदेश दिया था। अच्छा। उस आदेश में शायद मानदेय के मुद्दे पर फिर से विचार करने को कहा गया था। तो उसी आदेश पर अमल करने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति, मतलब एक कमेटी बनाई। ओके, तो हाईकोर्ट के कहने पर कमेटी बनी? जी, इस कमेटी का काम था कि वो शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने से जुड़े पूरे मामले को देखे, उसकी जांच करे और अपनी रिपोर्ट दे। ठीक है, तो इस कमेटी ने क्या पाया? जांच में क्या निकला? क्या उन्होंने कहा कि हाँ भाई मानदेय बढ़ा दो? यहीं पर मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। कैसे? कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की, सारे पुराने दस्तावेज देखे, वित्तीय बोझ का हिसाब देखा, सब कुछ। और फिर वो एक नतीजे पर पहुंची। उन्होंने पाया कि पिछली बार जब मानदेय 10,000 रुपए किया गया था, हाँ, 2017 में, हाँ, सितंबर 2017 में, तो वो फैसला माननीय मंत्री परिषद ने लिया था। मतलब मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्रियों ने मिलकर। अच्छा, यानी पिछली बार फैसला सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर हुआ था, कैबिनेट लेवल पर। बिल्कुल, और कमेटी ने इसी बात को अपना आधार बनाया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखिए, मानदेय बढ़ाने का मामला ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा सरकारी खर्चा जोड़ा है। दस्तावेजों में इसके लिए एक भारी शब्द इस्तेमाल हुआ है, वृहद वित्त उपाश्य, मतलब भारी भरकम रकम का मामला। हाँ, वही। तो कमेटी का मानना था कि चूंकि इसमें इतना ज्यादा पैसा शामिल है और पिछला फैसला भी मंत्री परिषद यानी कैबिनेट ने लिया था, इसलिए इस पर कोई भी नया फैसला लेना उनके दायरे से बाहर है। हाँ, किसी एक अधिकारी या कुछ अधिकारियों की कमेटी के दायरे से बाहर है। तो कमेटी ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई ये फैसला लेना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, लगभग यही। उन्होंने साफ लिखा कि वो इस तरह का नीतिगत और वित्तीय फैसला लेने के लिए सही मंच नहीं है, मतलब सक्षम स्तर नहीं है। अच्छा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि ऐसा फैसला लेना कमेटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और शायद ये कानूनी तौर पर भी सही नहीं होगा, मतलब विधि सम्मत नहीं होगा। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब कमेटी बनी जांच करने के लिए और कमेटी ने कह दिया हम फैसला नहीं ले सकते। तो फिर उन्होंने कोई सिफारिश ही नहीं की कि मानदेय बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? उन्होंने सीधे तौर पर ऐसी कोई सिफारिश नहीं की कि बढ़ाओ या मत बढ़ाओ। उन्होंने तो अपनी सीमाएं बता दी। क्या तर्क दिया? उनका तर्क यही था कि जब फैसला इतने बड़े वित्तीय प्रभाव वाला है और पहले भी ये कैबिनेट स्तर पर हुआ है, तो अब भी या तो ये फैसला कैबिनेट ले, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, या फिर सरकार का कोई और ऊंचा सक्षम स्तर ले। एक कमेटी जिसमें शायद अधिकारी स्तर के लोग हों, वो इतना बड़ा पॉलिसी डिसीजन कैसे ले सकती है? बात तो सोचने वाली है। तो फिर इस कमेटी ने आखिर किया क्या? अगर फैसला नहीं लिया, सिफारिश नहीं की, तो उनका अंतिम कदम क्या था? कमेटी ने आपस में विचार विमर्श किया और फिर सर्वसम्मति से, यानी सबने मिलकर ये तय किया। क्या तय किया? कि वो अपनी जांच के जो भी नतीजे हैं,
जो भी उन्होंने पाया है उससे शासन को यानी सरकार के प्रशासन को अवगत कराएंगे, उन्हें सारी जानकारी देंगे। अच्छा, जानकारी देंगे। और उसके साथ क्या कहा? जानकारी देने के साथ उन्होंने ये फैसला किया कि वो शासन से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। किस बात की रिक्वेस्ट? कि देखिए, हाई कोर्ट का 12 जनवरी 2024 वाला आदेश है, उस पर अमल करना है। तो इस मानदेय वाले मामले पर माननीय मंत्री परिषद से यानी कैबिनेट से या फिर किसी और सक्षम स्तर से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, हाँ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आगे की जो भी जरूरी कार्यवाही है वो करने पर विचार किया जाए। ओहो, तो मतलब संक्षेप में ये हुआ कि कमेटी ने गेंद वापस सरकार के पाले में डाल दी। बिल्कुल, वो भी सबसे ऊंचे लेवल पर, कैबिनेट या किसी और सक्षम अथॉरिटी के पास। सही पकड़ा आपने। कमेटी ने कहा कि भाई हाई कोर्ट ने कहा है, हमने जांच ली है, इसमें पैसा बहुत लगेगा, पिछली बार फैसला कैबिनेट ने लिया था, इसलिए अब भी फैसला वहीं से होना चाहिए, हमसे ना पूछो। हाँ, बिल्कुल यही। समिति ने एक तरह से कह दिया कि ये मामला हमारे लेवल का नहीं है, इसे आप लोग उच्च स्तर पर ही निपटाइए। तो कुल मिलाकर अब तक की कहानी ये बनती है, शिक्षा मित्रों का मानदेय 1450 रुपए से शुरू हुआ, कई पड़ावों से गुजरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10,000 तक पहुंचा जी। इस पर सरकार का सालाना खर्चा 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हाँ, 1577 करोड़ से ज्यादा। और सिर्फ 1000 रुपए बढ़ाने पर भी करीब 158 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बिल्कुल। हाल ही में उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की घोषणा भी हुई है। हाँ, मुख्यमंत्री जी द्वारा। और अब जब हाई कोर्ट के कहने पर मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी बनी, तो उस कमेटी ने वित्तीय बोझ और अपने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए फैसला लेने से एक तरह से मना कर दिया। हाँ, मना ही कर दिया। और मामले को वापस मंत्री परिषद या सक्षम स्तर पर भेज दिया है। हाँ, पूरी तस्वीर यही है जो आपने बताई। और ये ना कई गहरे सवाल खड़े करती है। जैसे कि आप देखिए, ये दस्तावेज हमें क्या दिखा रहे हैं। एक तरफ है अदालतों का दबाव, पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, फिर हाई कोर्ट का निर्देश। दूसरी तरफ है राज्य सरकार की वित्तीय मजबूरियां, 1500 करोड़ से ज्यादा का सालाना खर्च पहले से ही है और जरा सी बढ़ोतरी का मतलब है सैकड़ों करोड़ का अतिरिक्त बोझ। हाँ, ये तो है। और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है एक नीतिगत फैसला, एक ऐसा फैसला जो लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों और उनके परिवारों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ये वाकई एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने जैसा है। बिल्कुल। और समिति का ये कहना कि ये फैसला उनके दायरे से बाहर है, ये इसी जटिल संतुलन को दिखाता है। ये बताता है कि ये मुद्दा कितना पेचीदा और संवेदनशील बन चुका है। हाँ, कि प्रशासनिक समितियां भी सीधे फैसला लेने से कतरा रही है। सही बात है, वो भी जिम्मेदारी ऊपर डाल रही हैं। तो अब आगे क्या? अब जब मामला फिर से सरकार के टॉप लेवल पर पहुंच गया है, कैबिनेट या सक्षम अथॉरिटी के पास, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है अब, और इसी पर सोचने की जरूरत है। अब गेंद पूरी तरह से राज्य सरकार के पाले में है। क्या सरकार इस पर कोई फैसला लेगी? अगर लेगी तो कब तक लेगी? क्या वो इस भारी वित्तीय बोझ को देखते हुए कोई कदम उठाएगी या फिर अदालती निर्देशों और शिक्षा मित्रों की उम्मीदों के दबाव में कोई और रास्ता निकालेगी? ये सवाल तो हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो खैर भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन ये जो दस्तावेज हमने देखे, ये हमें उस फैसले की प्रक्रिया की जटिलता और उसमें शामिल अलग अलग दबावों की एक झलक जरूर देते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह के मामलों में जहां इतना कुछ दांव पर लगा हो, फैसला होता कैसे है और उसमें कितना समय लग सकता है। बिल्कुल, ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी।